हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया फू ने गुनन से उसका बैग वापस तो ले दिया, लेकिन अब इसे दे नहीं रहा था। कहने लगा तुम्हारा बैग वापस लेना इतना आसान भी नहीं था। मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब तुम्हें भी मुझे एक फेवर देना पड़ेगा। जिनिया के पूछने पर उसने बताया मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा, जहाँ उसका सामना एक लड़के से होता है। दोनों ही एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे नजरों ही नजरों में एक दूसरे को खा जाएंगे। इसके बाद हमें दिखाया गया कि फू जेनिया को लेकर अपने डैड की वेडिंग सेरेमनी में ले आया और यहाँ एक लड़की उसके पास आकर पूछने लगी कि ये लड़की कौन है, इतनी बदसूरत लड़की को तुम अपने साथ क्यों ले आए। फू ने उसे ये कहते हुए इग्नोर कर दिया कि तुम्हें बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। जेनिया से बोला तुम यहाँ जो खाना चाहती हो आराम से खाओ, तुम्हें यहाँ कोई नहीं रोकेगा। और उसका डैड भी उसे ये हरकतें करते हुए देख रहा था। उसके पास जाकर उसे इस तमाशे की वजह पूछता है, जिस पर फू कहने लगा कि मैं आपको क्यों बताऊं, क्या आपने कभी मेरी मॉम के बारे में सोचा। लेकिन उसकी होने वाली स्टेप मॉम उससे काफी अच्छे से पेश आ रही थी। बोली मुझे लगा तुम अपने शो की वजह से यहाँ नहीं आ सकोगे। जिस पर फू बोला कि अपने डैड के इतने बड़े इवेंट पर मैं कैसे नहीं आता, बल्कि मैं तो उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज भी लेकर आया हूँ। यकीनन वो बड़ा सरप्राइज हमारी जेनिया है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अपना बैठकर मजे मजे से खा रही थी। फू उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पे ले गया, चुपके से उसका नाम पूछता है और सबके सामने अनाउंस कर दिया कि आप सभी का स्वागत है मेरी एंगेजमेंट पार्टी पर। जेनिया को तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर फू ने बताया कि जेनिया ही मेरी फियोंसे है और सबके सामने उसे किस करने लगा। बाकी सब भी हैरान परेशान थे कि हम लोग तो यहाँ वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने आए थे, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इधर जेनिया भी अपने आप को चुड़ाते हुए कहने लगी तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, किसने कहा कि मैं तुम्हारी फियोंसे बनने के लिए तैयार हूँ। फू ने चुपके से उसकी पॉकेट में क्रेडिट कार्ड डाल दिया, उसे बताया कि इसमें अनलिमिटेड पैसे हैं, साथ ही उसका कोड भी बताया। और हमारी जेनिया को इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत थी, आखिर उसे मेंडी कॉलेज में एडमिशन भी तो लेना था। उससे माइक लेते हुए बोली हाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप सभी का हमारी एंगेजमेंट पार्टी पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब करते हुए वो काफी ज्यादा फनी लग रही थी। इसके बाद फू का डैड उसे डांटने लगा कि ये सब क्या तमाशा है। जेनिया को भी काफी डराया धमकाया, जिस पर फू बोला कि अपनी बहू को क्यों डरा रहे हैं, जो भी कहना है मुझसे कहें। खैर एट लास्ट उन दोनों के बीच में एक डील हो गई कि मैं अपनी शादी कैंसिल कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें भी अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करनी होगी। दूसरी तरफ वो लड़की एला जो कि फू को पसंद करती थी, उससे जेनिया का यहाँ होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दी। कहने लगी तुम फू की क्रेजी फैन हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसके पीछे यहाँ तक चली आओ। जब जिनिया ने बताया कि वो कोई फैन शैन नहीं है, तो इस पर एला ने उसे पैसे ऑफर कर दिए कि ये चेक लेकर यहाँ से दफा हो जाओ और फिर कभी नजर मत आना। वैसे जिनिया भी कुछ कम नहीं थी, उसका पूरा मुकाबला करती है। चेक उठाने के साथ साथ उसकी ड्रेस टेबल पर लगे चादर के साथ बांध दी। फिर माइक उठाकर सबकी अटेंशन लेती है, उन्हें बताने लगी कि इस लेडी ने मुझे अपनी एंगेजमेंट पर बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, जो अब मैं थैंक यू के तौर पर इन्हें वापस करने वाली हूँ। वैसे ही चेक उसके मुंह पर फेंक दिया जैसे कि उसने फेंका था। फिर जैसे ही एला उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, टेबल पर रखा हुआ सब कुछ ही नीचे गिर पड़ा। जेनिया को बहुत अच्छे से पता था कि उसके भागने का टाइम आ गया है और वो जान बचाते हुए यहाँ से निकल पड़ी। फिर छुपने के लिए एक चेंजिंग रूम में आई। बेचारी को खुद पर ही काफी गुस्सा आ रहा था कि कहां से कहां पहुंच गई। ऊपर से उस स्टूपिड लड़के ने मेरी फर्स्ट किस भी चुरा ली। लेकिन मजीद वो बेचारी सी लड़की बनकर नहीं रहना चाहती थी। वही पड़ी ड्रेस चेंज करके फिर से अपना हुलिया बदल दिया। यहाँ गुनन भी जिनिया को ढूंढते हुए उसके पीछे चला आया और उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। शायद ही इतनी प्यारी लड़की उसने पहले कभी देखी हो। सॉरी करके और ये कहते हुए जाने लगा कि शायद आप फूफेंग की दोस्त हैं। यहाँ जेनिया को बातों बातों में ये भी पता चल गया कि वो फूफेंग का अच्छा दोस्त है और वो सब कुछ फू ने एक ड्रामा किया था। इसके बाद उससे एक फेवर मांगने लगी कि मुझसे जिप अप नहीं हो रही, प्लीज तुम मेरे लिए कर दो ताकि मैं यहाँ से बाहर जा सकूँ। इधर गुनन की तो सांसें थमी हुई थी, पर वो मना नहीं कर सका। और अच्छी बात तो ये थी कि वो अभी तक जेनिया को नहीं पहचान पाया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि फू का डैड उसे काफी ज्यादा डांट रहा था कि तुम सेलिब्रिटी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जो चाहो वो करते फिरोगे। तुम्हें ये शोहरत भी इसलिए मिली क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। जबकि फू बोला ये सब कुछ मैंने अपने दम पर हासिल किया। फिर उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो रात गुजारने के लिए गुनन के पास आता है। अपने बचपन की गेम खेली, काफी मस्ती करते हैं, लेकिन अभी भी वो कहीं न कहीं उदास तो जरूर था। गुनन उसे समझाने लगा कि तुम आज भी अपने गुजरे हुए कल में फंसे हुए हो।
कभी न कभी ऐसा वक्त आता है, ऐसी चीजें आती है जो आपको बदल दे। जिस तरह कि आज मैंने चेंजिंग रूम में उस लड़की को देखा और उसने तो मेरा पूरा माइंड ही बदल दिया। उस जैसी लड़की मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखी। इस पर फू भी उसे डांटने लगा कि तुम चेंजिंग रूम में लड़कियां ताड़ने गए थे, तुम्हें शर्म नहीं आई। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ फाइनली जेनिया उस कॉलेज पहुंच आई जहाँ से उसके मॉम डैड ने ग्रेजुएशन की थी। इससे पहले कि वो अंदर जा पाती, सामने ही उसके ग्रैंडपा के भेजे हुए गुंडे खड़े थे। अब उसे समझ नहीं आती कि अंदर कैसे जाए। ऊपर से रजिस्ट्रेशन ऑफ होने में भी कुछ 1 घंटा ही रह गया था। एट लास्ट उसे फिर से अपना हुलिया चेंज करना पड़ा और वही जोकर टाइप लड़की बनकर उन गुंडों के सामने से गुजर गई। आने में तो उसे पहले ही काफी देर हो चुकी थी और यहाँ रिसेप्शनिस्ट भी जाने ही वाला था, मगर जेनिया उन्हें देखकर रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सिर्फ ट्यूशन फी ही सबमिट करनी है, प्लीज आप मेरे लिए कर दें। वो भी कोई अच्छा बंदा था, जेनिया की बात मान लेता है और आईडी कार्ड के लिए उसकी पिक्चर भी ली। वहाँ से निकलने के बाद जेनिया को अपने डैड की पिक्चर लगी हुई नजर आई, जिसके बारे में वो रिसेप्शनिस्ट से पूछने लगी। उन्होंने बताया कि ये हमारे कॉलेज का अच्छा स्टूडेंट था, इन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया इस कॉलेज के लिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस वक्त ये कहाँ है। फिर जेनिया को उसके डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड देकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हमें मैनेजर डैनियल को दिखाया गया, जिसका पारा तो फूफेंग की वजह से काफी हाई हो गया था। उसे बताता है कि सब मीडिया की नजरें तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर है और इस तरह के रूमर से हमारे कॉन्ट्रैक्ट को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। पर इधर फू तो ऐसे शांति से बैठा हुआ था जैसे उसको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही जब डैनियल को एक एंकर की कॉल आई और उसे एक पिक्चर भेजकर इस रूमर के बारे में पूछता है, तो डैनियल ने बात दबाने के लिए बताया कि वो सिर्फ फू की असिस्टेंट है। एंकर जेनिया की इंटरव्यू लेना चाहता था, जिसके लिए बगैर सोचे समझे डैनियल ने हाँ कर दी और यहाँ फूफेंग को तो उसका नाम तक याद नहीं था। डैनियल को भी इस बात की तसल्ली हो गई कि इसने जिस लड़की को किस की है वो जरूर इसकी फैन होगी, क्योंकि इसकी चॉइस इतनी बुरी तो नहीं हो सकती। इधर जेनिया अपने हॉस्टल रूम में आई जहां उसकी मुलाकात अपनी रूममेट फेंग फेंग से हुई, जो कि दिखने में काफी अच्छी लड़की लग रही थी। फिर दोनों ही एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और फेंग फेंग ने बताया कि तुम्हें अपना सामान लेकर आना चाहिए था, क्योंकि कॉलेज की तरफ से बेडशीट प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके बाद दोनों मार्केट जाते हैं जेनिया का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए और इसी दौरान उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। कॉलेज पहुंचने के बाद जेनिया ने देखा कि सभी लड़कियां एक तरफ भाग रही है, क्योंकि उनका हैंडसम फूफेंग आने वाला था। वो भी जाकर देखना चाहती थी, मगर फेंग फेंग ने उसे रोक दिया। उसे बताती है कि कोशिश करना इस कॉलेज के 3 लड़कों से दूर ही रहना। एक है इस कॉलेज का जेंटलमैन गुनन, जो कि पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी नंबर 1 था। शरीफ और मासूम तो वो था ही, लेकिन कॉलेज की सारी लड़कियां उसकी एक स्माइल पर ही मरती है। दूसरा मैंगडी कॉलेज का डेविल यी यंग है, जिसके नाम से भी सब डरते हैं और उसके आते ही सब लोग अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। अगर कोई 10 सेकंड तक लगातार उसकी आंखों में देख ले तो समझो कि वो लड़का तो अपनी जान से गया। लास्ट पर हमारा फूफेंग था, जो कि कॉलेज का हैंडसम स्टूडेंट होने के साथ साथ एक पॉप स्टार है। अब उसके बारे में जेनिया से बेहतर और कौन जान सकता था। कहने लगी, इसकी तो बात ही मत करो, मेरा तो दिल करता है कि इसका गला दबा दूं। उसे बुरी बुरी नजरों से घूर ही रही थी। ऊपर से यी यंग भी आकर इन्हें देखता है और फूफेंग को आवाज लगाते हुए कहने लगा, तुम्हें इस वक्त तुम्हारी फियांसी के साथ होना चाहिए, वो देखो बेचारी पीछे खड़ी है। जिस पर फूफेंग बोला कि मैं इसे नहीं जानता और ना ही मेरी कोई फियांसे है। सभी स्टूडेंट्स उन दोनों के बारे में बातें करने लगे और यहाँ जेनिया को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ।